का आयोजन, डिप्टी सीएम रेणु देवी को किया गया सम्मानित। रेणु देवी ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी देश को तोड़ने का कर रही काम। और सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी, का संपर्क में आए लोग रहे सतर्क। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स की लापरवाही का लगाया आरोप, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपको सीधे लेकर चलेंगे पटना, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। तौर पर हर समय कोशिश रहिए और देखते रहिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत आगे और बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात एक आग्रह हाँ बोलिए कि हम लोग जो क्रय है, जो धान खरीदते हैं, इसका इतना लंबा पीरियड क्यों रखे हुए हैं, 5 महीना में इसको अगर कम कर दें तो किसानों से सही धान हम खरीदेंगे। बता देंगे, उसके लिए बहुत बात हो चुकी है। वो तो जो पहले था तो हम लोग तो उनको देने का, राशि देने का भी कर दिया है। और दूसरी चीज है कि जो किसानों का जो करते थे लोग रजिस्ट्रेशन अलग से, तो हमने कहा कि नहीं, जो कृषि विभाग में है कर दिया, तो उसी के हिसाब से आप सब कर देंगे। इस चीज को तेजी से करना है। इस पर तो जनवरी तक खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बता दें, जनवरी तक तो खत्म हो ही जाएगा सर। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और कृषि मंत्री कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आपने अपना कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से 30 जिलों में हमारे कृषि निदेशक बिहार सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज कुल 237 विभिन्न स्थानों पर बिहार राज्य के कृषकों और वैज्ञानिकों ने आपके आशीर्वचनों को सुना और देखा है। माननीय महोदय, रोग जाना, दिशा दिखाई और किया गहन मंथन, किया निश्चय होगा विकास, पर धरा का भी हो संरक्षण। जलवायु है बदल रही, दूर किया जड़ता का भ्रम, नई सोच और कठोर निर्णय, असाधारण है ये सब कदम। लागत कम, बीज उत्तम और नई तकनीक का प्रदर्शन, नए यंत्र, उचित प्रबंधन, बदला फसल चक्र का प्रक्रम। आय दुगुनी, प्रदूषण कम और फसल अवशेष का प्रबंधन। कैमूर, रोहतास, भोजपुर या फिर हो विक्रम, नहीं जलेंगे अवशेष, अब नहीं घुटेगा किसी बिहारी का दम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको धन्यवाद, आपको नमन, आपको अभिनंदन, जो आज आरंभ हुआ के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आरंभ हुआ जलवायु अनुकूल कृषि का ये कार्यक्रम। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेणु देवी और माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जिन्होंने इस क्रांति में भागीदार बनकर आज हमारा मार्गदर्शन किया है। माननीय मंत्री कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग विभाग श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रथम दिन से ही इस कार्यक्रम के लिए अपना संकल्प और समर्पण प्रदर्शित किया है। हम उनके आभारी हैं। हम विशेष रूप से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह सर का और विद्वान मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सर का। मैं कृषि विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ श्री चंचल कुमार सर, श्री मनीष वर्मा सर, श्री अनुपम कुमार सर और श्री गोपाल सिंह सर का। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं जिलों से जुड़े हुए सभी कृषक बंधु और बहनों का, जो इस क्रांति में हमारे साथ है। इस कार्यक्रम में कई जिलों के जिलाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कृषि विभाग के ऊर्जावान सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार, बीसा, सिमिट, ICAR, बिहार कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधियों को आभार में धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कृषि निदेशक महोदय श्री आदेश शीतलमाली जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कार्यक्रम समापन करने की अनुमति चाहूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष अवसर। अनुकूल कृषि कार्यक्रम चल रहा है और उसी के चलते उसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में है और नीतीश कुमार के माध्यम से 30 जिलों में प्रथम वर्ष और 8 जिलों में द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तो अभी मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को और उन्होंने इस बात पर चर्चा की है कि किस तरह से किसानों को फायदा दिया जाए, कैसे उनको बेहतर तरीके से लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में किसान आंदोलन को समर्थन देने और इसे तेज करने के लिए आरजेडी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेरने की तैयारी है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, प्रेम कुमार मणि, आलोक मेहता आदि ने मिलकर तैयार कर लिया, यानी कि रणनीति बन चुकी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून पर किसान मजदूरों को जागरूक करने के लिए पर्चे भी छपवाए जा रहे हैं ताकि हर किसी तक वो सूचना पहुंचाई जा सके, जिसके तहत ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने तय किया है कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर पटना में भी बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। किसानों के मुद्दे पर या कहें कि किसानों के आंदोलन को अब धार देने के लिए आरजेडी भी तैयारी में जुट चुकी है और ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया, यानी कि रणनीति बना ली गई है कि किस तरह से इस आंदोलन को धार दी जाएगी। और पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए साथ ही केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को घेरने के लिए भी अब आरजेडी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जो ब्लूप्रिंट आरजेडी के द्वारा तैयार किया गया है उसमें वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, प्रेम कुमार मणि, आलोक मेहता आदि ने मिलकर यह ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से ब्लूप्रिंट अब तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को घेरने को लेकर, क्या कुछ रणनीतियां हैं और किस तरह से योजना बनाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष के द्वारा? जी बिल्कुल के मैं बता दूं आपको कि जैसा कि अब किसानों का आंदोलन जो है वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी किसान अड़े हुए हैं और इस बिल के विरोध में लगातार वहां पे विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार की राजनीति भी अब कहीं ना कहीं रंग लेती हुई नजर आती है और इसी कड़ी में अब राजद द्वारा एक और आंदोलन की तैयारी कर दी गई है, जिसमें कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर राजद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो भी अब किसानों के समर्थन में तब तक लगातार अनिश्चितकालीन समय तक वो अब धरना करेंगे जब तक कि बिल को वापसी नहीं लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सहित कई बड़े चेहरे इस आंदोलन में शामिल होने की आशाएं लगाई जा रही है और सभी ने एक ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है ताकि इस आंदोलन को में और भी तेजी लाई जाए और भी धार लाई जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है अब एक तरफ मूर्ति हुई नजर आ रही है और किसानों के पक्ष में कहीं ना कहीं उनके विरोध, जो बिल का विरोध हो रहा है उसमें अब लेकिन अनिल बिहार में किसानों के आंदोलन को देखा जाए, जो विपक्ष के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा था अभी तक, उसमें किसानों की भूमिका नजर नहीं आ रही थी, उसमें किसान नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या इस बार आरजेडी के द्वारा किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी और कितनी सफल हो पाएगी?
जी बिल्कुल के मैं बता दूं आपको कि लगभग 12 दिसंबर को भी एक बंद का आयोजन किया गया था, पूरे भारत को बंद करने का आयोजन किया गया था। लेकिन इस बंद के दौरान भी अगर हम बात करें तो किसानों की, तो कहीं ना कहीं बिहार में किसान जो है वो अलग थलग में। राजधानी पटना की अगर बात करें तो किसानों का एक भी जमावड़ा जो था वो राजधानी के कहीं सड़कों पर नहीं दिखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंग जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। और किसान जहां तक अगर बात की जाए तो ग्रामीण तबके में भी जितने भी अभी तक में आंदोलन हुए या प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजद की एक बड़ी रणनीति होगी कि किसानों को किसी तरह से इस आंदोलन में भी बिहार के किसानों को उतारा जाए। तो अब ब्लूप्रिंट तैयार हो गई है और रणनीतियां जो है वो तैयार की जा रही है। अब देखना यह होगा कि अनिल आखिर क्या समझा जाए, किसान इस आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? किसान कृषि कानून को समझ नहीं पाए हैं या समझने के बाद फिर वो उसमें हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते? क्या उन्हें सही लगता है? जी अगर बात करें हम बिहार के किसानों की, तो बिहार के किसानों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो अगर सीधे तौर पे बात की जाए तो किसान समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू जो है इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे किसान हमेशा बचना चाहते हैं। और हो सकता है कि इसी कारणवश ज्यादा से ज्यादा किसान बिहार में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस आंदोलन को कहीं ना कहीं धार देने की राजद की एक कोशिश रहेगी और 23 दिसंबर को ही यह देखना होगा कि आखिरकार किसान कितने जुड़ पाते हैं और बिहार में इसकी क्या कुछ किसान विरोधी बिल को लेकर गहमागहमी देखा जा सकता है। जी लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपनी चौपाल लगाना शुरू कर दिया है, यानी कि इस किसान आंदोलन का जवाब अब बीजेपी भी चौपाल के माध्यम से दे रही है। ऐसे में कितनी धार इस आंदोलन को मिल पाएगी आरजेडी के द्वारा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल के मैं बता दूं आपको कि जैसा कि अभी अमित शाह द्वारा एक और मीटिंग किया गया था जिसमें कि किसान विरोधी बिल को लेकर तमाम जितने बड़े नेता थे उनको बुलाया गया था उस बैठक में, और बैठक भी खत्म हो गई है। अब ये बाद में ही पता चल पाएगा, ये कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है। और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों, अगर विपक्ष यहाँ पे किसान बिल के विरोध में उनके समर्थन में खड़े उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम पक्ष की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी पुरजोर कोशिश है कि जिन खामियों को अगर अभी सरकार पूरा कर रही है, जिन किसान विरोधी बिल को लेकर जितने भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो कम से कम सभी लोग तक पहुंच जाए और सभी के जो किसान के जो वादे हैं, किसान के जो बातें हैं, वो कम से कम इस धरातल पे उतर पाए। इसके लिए भी बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है। जी अगर 10 तारीख का महागठबंधन के उस भारत बंद को देखा जाए, उस आंदोलन को देखा जाए, तो कोई खास असर उसका पड़ा नहीं है। बीजेपी ने भी उसको नकार दिया है और कह दिया है कि भारत बंद तो विफल रहा, और वैसे भी एक व्यापक असर उसका पड़ता हुआ नजर आया नहीं है। 23 तारीख को जो आंदोलन होगा, जो धार देने की कोशिश की जाएगी किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को, उसमें कितनी सफलता मिलने के चांसेस अभी नजर आ रहे हैं? जी क्योंकि मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है राजद की तरफ से भी अब गोलबंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अपने घटक दलों को भी वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कवायद में जुट गए हैं। और बता दें आपको कि 23 तारीख आने वाला है और 23 दिसंबर को ही ये क्लियर होगा, ये धरातल पर उतरेगा कि आखिरकार इनकी जो बंदी विफल हुई है वो अब कितना सफल होता है। 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। जी के जी बिल्कुल अनिल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि पिछले दिनों उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने उन सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने का आग्रह किया है जो पिछले 1 सप्ताह के भीतर उनसे संपर्क में आए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक,
जीतन राम मांझी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है और कल उन्होंने मीटिंग की थी। इतनी बड़ी लापरवाही। जी राणा, कल जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त मैं वहां पर था। कल जो उनकी राज्य परिषद की बैठक थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, वो आयोजित थी। उसी दौरान उनकी कोरोना की जांच भी कराई गई थी। कल उनके 2 टेस्ट हुए थे। पहला टेस्ट जो है एंटीजन किट से किया गया था, जो कि उनकी टेस्ट निगेटिव आई थी और निगेटिव टेस्ट आने के बाद फिर उनकी बैठक हुई थी। तो कल का जो एंटीजन किट से जांच निगेटिव आई थी, हालांकि जो ब्लड सैंपल्स लिए गए थे वो RT-PCR टेस्ट के लिए, वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट थोड़ा देर में आती है, तो वो रिपोर्ट देर रात आई है और उसमें उनको कोरोना होने की पुष्टि हुई है। तो RT-PCR टेस्ट काफी ऑथेंटिक होता है और इसी वजह से जीतन राम मांझी ने देर रात ही, यानी करीब 1-1:30 बजे रात को उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और जो लोग भी मेरे 7 दिनों से संपर्क में आए हैं वो कृपया अपने कोरोना की जांच करा लें। लेकिन शशांक, सवाल तो ऐसे में यह भी उठता है कि अगर इस बात को लेकर उन्हें शंका थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके बाद भी वो जाकर अपनी मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, कल वो तस्वीरें हमने देखी हैं। आखिर अगर इतनी बड़ी लापरवाही जिम्मेदार लोग करेंगे, ये माननीय करेंगे, तो फिर जनता को कैसे समझाया जाएगा अगर माननीय जी ही नहीं मानेंगे तो? देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का जो सिम्टम्स थे उनके अंदर वो सिर्फ फ्लू के सिम्टम्स थे, जो आमतौर पे सर्दी के दिनों में, जाड़ों के दिनों में लोगों को हो जाया करता है। तो उन्होंने एक एहतियातन अपनी जांच करवाई थी। जो पहली जांच रिपोर्ट आई थी जिसमें एंटीजन किट से जांच की जाती है, जो रैपिड किट से जांच की जाती है, उसमें उनको निगेटिव आया था। तो उसके बाद ये बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि उनकी उम्र हो चुकी है, वो 70 से ऊपर की उनकी उम्र है, तो उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया था और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो देर रात लैब से ट्रांसफर होकर आती है, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी उनको खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उनके कल संपर्क में थे, क्योंकि वो एक बैठक थी राज्य परिषद की, तो तमाम लोग अब इस घेरे में आ गए हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस है कोविड की, सभी को टेस्ट कराना चाहिए। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनके साथ टच में आए हुए लोगों को कोरोना हो ही जाए, क्योंकि जो एंटीजन, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं शशांक। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, और जीतन राम मांझी के केस में और बात है कि उनकी उम्र भी थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे में जितने लोग उनके संपर्क में आए हो, चाहे उनके बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री है संतोष भागवत वो हो, या फिर जितने जिला अध्यक्ष और राज्य परिषद के सदस्य थे, सभी लोग अब घेरे में आ गए हैं और कोविड की गाइडलाइन के अनुसार उनको भी टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट तो कराना चाहिए, लेकिन अगर अभी फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, और जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है, तो उनकी स्थिति कैसी है? जीतन राम देखिए, मैंने आपको के बताया था कि जीतन राम मांझी को एक फ्लू जो होता है, जो आमतौर पे इस ट्रांजिशन होता है मौसम का, जो ठंड का मौसम आता है तो आमतौर पे लोगों को हो जाया करता है। तो जीतन राम मांझी को सर्दी और हल्की खांसी जैसा फ्लू के लक्षण थे और उसके बाद उन्होंने एहतियातन टेस्ट कराया था, लेकिन टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। तो जो गाइडलाइन है वो सेल्फ क्वारंटीन हो गया है, क्योंकि उनको कोई मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो ऐसे में उनको क्वारंटीन किया गया है और वो घर पे ही क्वारंटीन रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। उसके अलावा जितने लोग उनके संपर्क में, लेकिन क्या शशांक, अगर हमें खांसी जुकाम या इस तरह की हल्की फुल्की सर्दी भी लगती है, तो उसके बाद भी क्या हमें एहतियात नहीं बरतने चाहिए? जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल एहतियात बरतने चाहिए। और राणा, मैंने आपसे पहले भी कहा, चूंकि वो पब्लिक लाइफ में है, तो कल उन्होंने एक अपना टेस्ट, कल उन्होंने खुद ही टेस्ट करवाया था, खुद ही टेस्ट कॉल कराया था, और उनकी जब टेस्ट निगेटिव आ गई थी एंटीजन किट से, जो रैपिड किट टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो मीटिंग में गए थे। वैसे में उन्होंने अपने स्तर से जरूर एक एहतियात बरता था, हालांकि वो एहतियात सफल नहीं हुआ और RT-PCR टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। जी शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। महिला सम्मान कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित बिहार की महिला विधायकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि महिलाएं बीजेपी में सम्मिलित हैं, वह देश के निर्माण में काम कर रही हैं। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि वह भी महिला हैं, मगर देश तोड़ने का काम कर रही हैं।
और भी बहनें जो जितनी पदाधिकारी है, जिन्होंने जितना परिश्रम किया है, हम उनका सम्मान करने आए हैं। इसलिए हम आप लोगों का भी सम्मान हम करने आए हैं, पत्रकार बंधुओं का भी, जिन्होंने हम लोगों को हमेशा साथ दिया है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है हमारी बहनों ने मेरे लिए रखा, लेकिन मैं इन सभी बहनों का सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। महामंत्री सुशील भैया का स्वागत करें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनु, बीजेपी के महिला मोर्चा के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी रही, तमाम विधायक महिलाएं रहीं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहा और जो ममता बनर्जी पर निशाना साधा है रेणु देवी ने, क्या कुछ पूरी जानकारी है अनु? जी देखिए, अब बीजेपी की तरफ से महिला विधायकों को और जिसमें बिहार की डिप्टी सीएम जो पहली बार बनी है रेणु देवी, उनको भी सम्मानित किया गया था। 8 विधायकों के साथ जो है खुद डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी सम्मान समारोह में शिरकत करना था। सभी लोग पहुंचे थे और सम्मान समारोह में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे। सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की महिलाएं जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है कोरोना काल में, वो सराहनीय कार्य रहा। फेस मास्क बनाना हो या खुद लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए भोजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, तमाम तरह के गतिविधियों में प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के चलाया और देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने खास करके जो काम किया है, उससे जो है कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जो लोगों के बीच आह्वान किया था लोगों की मदद करने को लेकर, उस पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए, आज जो भी विधायिका बनी है बिहार में और जो भी एक मौका मिला है उन्हें फिर से सत्ता में आने के लिए, तो उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को लेकर बात करती है, जो करती है। डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी बनी है, डिप्टी सीएम पहली डिप्टी सीएम बिहार की रेणु देवी है। इससे पहले किसी पार्टी ने ऐसा विचार नहीं किया था, मगर बीजेपी महिलाओं के लिए अगर बात करती है तो उसको सच्चाई रूप से भी जो है अमली जामा पहनाने का काम किया था। उसी में आज ये सम्मान समारोह था। प्रदेश अध्यक्ष तमाम तरह के संबोधनों में महिलाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात किया, उसमें उन्होंने बीजेपी की महिलाओं को लेकर काफी जो है सराहनीय कार्य और बेहतर आगे भी करने को लेकर है उन्होंने संदेश दिया। इस मौके पर रेणु देवी जब पहुंची, उन्होंने सम्मान समारोह के बाद अपना जो संबोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की महिलाएं जो है देश को संवारने को लेकर काम कर रही हैं, कई तरह की गतिविधियों में साझेदारी कर रही है। प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरी तरह से अपनाते हुए लोगों को समझाने से लेकर उनकी मदद करने तक का काम करे। मगर वहीं पर एक महिला देश में और है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भली ही महिलाएं हैं, मगर महिला होने के नाते जो है उन्होंने देश को तोड़ने की गतिविधि की है। बिल्कुल, शुक्रिया अनु प्रकाश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। डॉक्टर की लापरवाही पर परिजनों के हंगामे की खबर अक्सर सामने आती रहती है। ताजा मामला धनबाद से सामने आया है। यहां पर झरिया के मातृ सेवा सदन में एक प्रसूता की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषी डॉक्टर पर और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीजर से हुआ तो उसके बाद कल हुआ बच्चे सीजर से, और आज दोपहर 12-1 बजे तक ठीक थी। 1 बजे हम देख के निकले ठीक थी। उसके बाद 2 बजे करीब बोली हमको फोन कर पेट दर्द कर रहा है। फिर हम कार्ड से बोल के अंदर आए तो बोलिए नर्स से बोले कि पेट दर्द कर रहा है। हम दवाई इंजेक्शन दिए अभी सबको, उसको भी दिए हैं, दर्द होगा आप जाइए बाहर बैठिए। हमको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम आए देखे, हमको तो बाहर कर दिया, हमको देखने नहीं दिया। बोला कि सर्जरी वार्ड है, सर्जरी हो रहा। हमें चलो ठीक है सर्जरी हो रहा है, जाना उचित नहीं है। हम बार बार हम पूछ रहे कि पल्स चल रहा है, इसका पल्स चल रहा है। बोलती देख के बता रहे। पल्स देखने में कितना देर लगता है? ये घटना कब कितने बजे हुई? 3 बजे। 3 बजे। आपको पहले कोई डॉक्टर आया था? उससे पहले कोई डॉक्टर सुबह अगर आया होगा तो आया होगा, उससे मेरे को पता नहीं। मेरी माँ थी। डॉक्टर को हम बुलाते रह गए, दौड़ते रहते हैं, वो देखते हैं, बताते हैं। उसके बाद से कहाँ अंतर ध्यान हो गई कोई पता नहीं है अभी तक। इस खबर पर हमारे साथ धनबाद से हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, डॉक्टर्स की लापरवाही
का आरोप लगा रहे हैं परिजन और एक प्रसूता की मौत हो गई है। पूरी जानकारी क्या कुछ अमित जी? के ये धनबाद के झरिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है जहां पे ये घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अस्पताल में ये घटना हुई है मातृ सेवा सदन में, एक सप्ताह पहले भी इसी ढंग से घर में ही एक बच्चे की मौत हो गई थी डॉक्टर की लापरवाही के बाद। तो इस बार फिर से ये घटना हुई है। जिस ढंग से ये घटना बताई जा रही है कि महिला स्वस्थ थी, उसने बच्चे को जन्म दिया और 36 घंटे के बाद जो है अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में लगातार जो है अस्पताल प्रबंधन उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि लगातार मरीजों की मौत हो रही है और इससे स्थानीय प्रशासन आखिर मौन क्यों है और स्वास्थ्य विभाग मौन क्यों है। बहरहाल इस मामले पे जो है लोगों ने एक तरह से कहे कि वहाँ पे जिस वक्त खुशी का माहौल था वहाँ गम का मातम पसर गया, लेकिन गुस्से में लोगों ने काफी वहाँ पे जो है हंगामा भी किया है, तोड़फोड़ भी की है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मौके को संभाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मामले को संभाल लिया है, लेकिन जो अस्पताल है उस पर कार्रवाई लगातार नहीं हो पा रही है। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पहले भी एक मामला हुआ, फिर से एक मामला हो गया है। डॉक्टर्स जिसको भगवान कहा जाता है धरती पर, अगर वो इस तरह से लापरवाहियां करेंगे तो फिर भरोसा कैसे किया जाएगा? अमित जी देखिए के भगवान का रूप तो धरती पे डॉक्टर ही है, लेकिन अभी ये डॉक्टर भगवान के रूप में नहीं है। यहाँ पे एक ढंग से कहें ये पैसे का खेल चल रहा है और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ही अस्पतालें चल रही है। लगातार इस एक के बाद एक घटना हो रही है। ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले एक सप्ताह पहले मामला हुआ और लगातार आप अगर पूरे आंकड़े देखें तो मातृ सेवा सदन जो अस्पताल है इसमें साल में दर्जनों ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मरीज की मौत होती है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।